नमस्कार। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, या कहें तो एंटीबॉडी की संरचना। अब ये जो एंटीबॉडी है ये क्या है? पहली बात तो पिछले जो टॉपिक था हमारा सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसमें हमने देखा था कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो उनके द्वारा मतलब कि एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी जो हैं वो प्रोटीन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, या कहें तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। ये जो है एंटीबॉडी, हम दो तरह की कोशिकाएं पढ़ रहे थे, बी सेल और टी सेल। बी सेल जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। बी सेल में भी बाइफर्केशन होता है। बी सेल जो है प्लाज्मा सेल का निर्माण करती हैं, और ये प्लाज्मा सेल है ऑन द स्पॉट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये विशेष रूप से ही जो है एंटीबॉडी के निर्माण के लिए बनी हुई है। और ये एंटीबॉडी संरचनात्मक रूप से क्या है? प्रोटीन है ये। और कैसे प्रोटीन है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम है न्यूट्रलाइजेशन, एंटीजन का न्यूट्रलाइजेशन करना, एंटीजन को पहचानना और उनको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है। इनको इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहा जाता है। इम्यूनोग्लोबिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन, ये कैसी है? प्रोटीन ग्लोबुलर है। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन किस में भाग ले रही हैं? हमारी इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में भाग ले रही हैं। तो ये कैसे, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके, या जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं जिनको हम एंटीजन कहेंगे, और इनको ये रिकॉग्नाइज करेगी और इनको ये न्यूट्रलाइज करेगी। अब आते हैं एंटीबॉडी की संरचना की बात करते हैं। देखो एंटीबॉडी जो है इस तरह से दिखाई देती है। हमने वाई शेप की हमने बनाई थी, जब बना रहे थे उस समय तो किस तरह की बना रहे थे? वाई शेप की बना रहे थे। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो दो चेन है। एक तो यह चेन है पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो चेन है ये लार्ज चेन कहलाती है, और ये हैवी चेन कहलाती है। और दूसरी जो चेन है ये छोटी साइड में लगी हुई है, ये कहलाती है लाइट चेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंटीबॉडी दो हैवी चेन और दो लाइट चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। अब इसमें देखो दोनों जो हैवी चेन्स हैं आपस में यहाँ पर ये हिंज वाला रीजन होता है, इसको कहते हैं हिंज, यानी कि यहाँ पर जॉइंट होता है एक तरह से। तो ये जो हिंज वाले रीजन है यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। यानी कि दोनों की जो हैवी चेन है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती हैं, और जो हैवी चेन है अपनी तरफ की जो लाइट चेन है उससे यहाँ पर ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। इधर की तरफ भी जो दूसरी जो हैवी चेन होगी वो आपस में लाइट चेन से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी। ठीक है। अब इसके रीजन्स की बात करते हैं। देखो ये वाला जो रीजन्स होता है, ये रीजन जो है वेरिएबल रीजन कहलाता है पूरा, दोनों में। यहाँ से देखो दोनों का अलग अलग कलर है, डार्क कलर है, यहाँ लाइट कलर है। तो ये जो रीजन कहलाएगा वेरिएबल रीजन होगा। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, इधर भी यहाँ से लेकर तक यहाँ तक का, ये रीजन कहलाता है कांस्टेंट रीजन। यानी कि कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, और इट इज़ कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। तो ये तो जो है ये कांस्टेंट रीजन हैवी चेन का है, ये कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का है। अब इसमें भी तीन पार्ट होते हैं। जैसे हैवी चेन का क्या होगा, ये वाला जो रीजन की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है कांस्टेंट हैवी CH1, यानी कि कांस्टेंट हैवी रीजन 1। फिर यहाँ से और यहाँ तक का रीजन होता है CH2, यानी कि कांस्टेंट हैवी रीजन 2। और यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, इधर से और इधर तक कहलाता है CH3, तो कांस्टेंट हैवी रीजन 3। इसी तरह से ऊपर की बात करते हैं। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? वेरिएबल रीजन। तो ये जो V फॉर वेरिएबल और H फॉर हैवी, तो VH वेरिएबल रीजन हैवी चेन का, ये कहलाता है वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, यानी कि ये होता है VL रीजन। ये कौन सा रीजन होगा? VH रीजन, ये VL रीजन। फिर ये वाला रीजन कौन सा होगा? ये होगा कांस्टेंट लाइट रीजन। ठीक है, CL, ये रीजन होगा CL, ये VL। ठीक है। अब इसको वेरिएबल रीजन क्यों कह रहे हैं और इसको कांस्टेंट रीजन क्यों कह रहे हैं?
वेरिएबल का मतलब होता है कि ये जो रीजन है, यही रीजन जो है एंटीजन को पहचानता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो रीजन है ये ही इसमें ही वेरिएशन आते हैं, और सभी जो एंटीबॉडी का नीचे का जो हिस्सा होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि जो नीचे की जो प्रोटीन की जो चेन होंगी वो समान संरचना की होंगी, ठीक है, समान स्ट्रक्चर होगी इनकी, लेकिन ऊपर वाली जो रीजन है उसमें वेरिएशन आने से ही ये एंटीजन को पहचान पाती हैं। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल रीजन, और इसको कहेंगे कांस्टेंट रीजन। अब आते हैं, 5 तरह की हैवी चेन पाई जाती हैं। हमने नीचे की जो चेन देखी, ठीक है, वो हैवी चेन के आधार पर ही इनको बांटा जाता है। तो आइसोटाइप बोलते हैं इसको, कि 5 तरह के आइसोटाइप पाए जाते हैं, यानी कि 5 तरह की जो है हैवी चेन पाई जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? अल्फ़ा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन, एप्सिलॉन चेन और म्यू चेन। ये 5 तरह की जो है हैवी चेन जो है उसमें पाई जाती है। इस आधार पे हम उसको 5 तरह के आइसोटाइप में बांटते हैं। इनके आधार पर ही हम IgG, IgM, IgD, IgA, IgG इसमें बांटेंगे। ठीक है। इसी तरह से लाइट चेन की बात करते हैं। लाइट चेन जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, कप्पा और लैम्डा। तो लाइट चेन 2 जो है उसमें आइसोटाइप पाए जाएंगे। 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन होंगी। कौन सी? कप्पा और लैम्डा। अब इनमें पाए जाने वाली हैवी चेन के आधार पर ही हम इनको 5 क्लास में बांटते हैं, जो कि मैंने बताया कि IgG, यानी कि इसमें जो हैवी चेन मिलेगी वो होगी गामा टाइप की। IgM इसमें जो मिलेगी वो होगी चेन, हैवी चेन होगी म्यू टाइप की होगी। IgA इसमें जो हैवी चेन होगी अल्फ़ा टाइप की। IgD यानी कि इसमें होगी डेल्टा टाइप की, और IgE यानी कि एप्सिलॉन टाइप की इसमें हैवी चेन पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें पाए जाने वाली हैवी चेन के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। Ig का मतलब है इम्यूनोग्लोबिन, और GMADE ये इसके टाइप हैं। ठीक है, अब इनके जो एक एक एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं। IgG जो एंटीबॉडी है वो लगभग 80% जो है सीरम का भाग बनाती है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली यह एंटीबॉडी है। ठीक है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 7 दिन से 23 दिन के बीच में होती है। यह मोनोमर के रूप में पाई जाती है, यानी कि एक ही इसका वो पाया जाएगा मोनोमर के रूप में, एक लग के रूप में ही मिलेगी ये। और एकमात्र एंटीबॉडी है जो कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यानी कि जो मदर से वॉम में स्थित जो भ्रूण है उसको किसके द्वारा एंटीबॉडी पहुंचाई जाएगी? प्लेसेंटा के द्वारा। और कौन सी एंटीबॉडी पहुंचती है उसके द्वारा? IgG। इसकी यदि फंक्शंस की बात करें तो ये क्या है, न्यूबॉर्न, ये जो है जो न्यूबॉर्न में जो इम्यूनिटी होगी वो किसके कारण होगी? IgG के कारण। और ये क्या है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ठीक है, अब आते हैं IgM पर। IgM जो है सबसे एक तो 13% मिलती है सीरम में, और इसका जो हाफ लाइफ है वो 5 दिन का होता है। IgM जो है वो पेंटामेरिक रूप में पाई जाती है, एक अकेली एंटीबॉडी है जो कि पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाएगी। यदि इसकी हम संरचना देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो संरचना है इसकी इस तरह से संरचना होती है। IgM की जो संरचना होगी इस तरह की संरचना होगी, यानी कि पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाएगी। 1 2 3 4 5, ये 5 जो है एंटीबॉडी आपस में जुड़ी होती हैं, और ये जिस चेन से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं जे चेन, उसको कहते हैं जे चेन। जो भी मान लीजिए एंटीबॉडी डाइमेरिक या पेंटामेरिक फॉर्म बनाएगी वो क्या किस चेन से जुड़ी होगी? जे चेन से। और ये IgM में और IgA में मिलती है। IgM जो का कार्य है ये क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन करती है। दूसरा, ये मल्टीवेलेंट जो है एंटीजन के अगेंस्ट में काम करती है, क्योंकि ये पेंटामेरिक कंडीशन में पाई जाती है, इस वजह से मल्टीवेलेंट एंटीजन्स को भी ये न्यूट्रलाइज करती है। यह ऑप्सोनिन
या कहें तो ऑप्शनाइजेशन का भी यह एक्टिवेशन करती है। ऑप्शनाइजेशन कहें तो एंटीबॉडी एंटीजन को यदि ट्रैप करता है तो उसको ऑप्शनाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ये ट्रैप करता है। अब आते हैं आईजीए की बात। आईजीए में किस तरह की हैवी चेन मिलेगी? अल्फ़ा टाइप की। यह लगभग सीरम में 6% पाई जाती है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 दिन की होती है। आईजीए जो है, आईजीएम के अलावा एक दूसरी एंटीबॉडी होती है जो डाइमर के रूप में भी पाई जाती है। आईजीए डाइमर फॉर्म में पाई जाएगी। यह जो है सिक्रेटरी रूप से जितने भी जहाँ भी सिक्रेशन होता है उनमें ये आईजीए मिलेगा। कहाँ कहाँ? जैसे सलाइवा के अंदर जो है आईजीए पाई जाएगी, म्यूकस के अंदर जो है आईजीए पाई जाएगी, टीयर्स में जो है आईजीए पाई जाएगी, कोलेस्ट्रम में भी ये आईजीए पाई जाएगी, और ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर भी ये आईजीए मिलती है। तो सिक्रेटरी जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर जहाँ भी सिक्रेशन होता है उनमें आईजीए या इम्यूनोग्लोबिन्स ए जो है पाई जाएगी। अब आते हैं आईजीडी पर। इम्यूनोग्लोबिन डी, इसमें किस तरह की हैवी चेन मिलेगी? डेल्टा टाइप की, और यह लगभग सबसे कम मात्रा में सीरम में पाई जाती है। 0.2% जो है एंटीबॉडी इसमें सीरम में मिलती है। यह मोनोमरिक फॉर्म में पाई जाती है और यह जो है बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है, आईजीडी। इसका यदि फंक्शन की बात करते हैं तो यह बी सेल एक्टिवेशन का काम करती है और यह एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर एंटीजन बाइंडिंग, यानी एंटीजन बाइंडिंग के लिए यह रिसेप्टर की तरह काम करती है। अब आते हैं आईजीई पर। आईजीई में जो हैवी चेन मिलेगी वो होगी एप्सिलॉन, और इसका जो है बहुत लो कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यह जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस हैं उसके लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि जो अति संवेदनशीलता जो पाई जाती है किसी भी एंटीजन के प्रति, तो वो किसके कारण से होगी? आईजीई की वजह से। ठीक है, इसमें जो हिस्टामिन और ये जो है बेसोफिल और मास्ट सेल के रिसेप्टर्स के रूप में जो है बाइंड पाई जाती है। ठीक है, ये सारी जो है एंटीबॉडीज़ हैं, आईजीई, आईजीजी, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम और आईजीए। आईजीएम और आईजीए ये दोनों जो हैं जे चेन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और हमने जैसे कि इनकी जो बेसिक संरचना है, सभी एंटीबॉडी की बेसिक संरचना सेम होती है। क्या होगा उसमें? दो तो हैवी चेन होंगी इसमें और 2 लाइट चेन होंगी। हैवी चेन जो है आपस में हिंज रीजन में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और लाइट चेन हैवी चेन से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक संरचना है, ये सारी बेसिक संरचना सभी एंटीबॉडी में समान रूप से पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।